बेहद ज़रूरी है में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। देव मोहन सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रायतपन भारती वरिष्ठ पत्रकार हैं और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। निरंजन जी प्लीज सर। जी, कहां आप चुनाव को खड़ा देख रहे हैं सर? देखिए धर्मराज जी, मेरा ये मानना है कि इस बार जो दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है ये बड़ा ही रोचक स्थिति में भी आपको जाने वाला लगेगा। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो चुनाव होते हैं वो आखिरी के 15 दिन के चुनाव नजर आते हैं, क्योंकि 15 दिन के अंदर हमने चुनाव बदलते हुए देखे। अगर आप थोड़ा सा अनुमति देंगे तो मैं आपको थोड़ा सा भी जो लोकसभा चुनाव हुए थे अभी 6 महीने पहले लगभग, उसके अंदर भी जिस दिन देखिए 13 मार्च को जिस दिन चुनाव आचार संहिता लगी थी, चुनाव की घोषणा हुई थी, उस दिन ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अकेली मैदान में, उसके सामने कोई चुनाव लड़ ही नहीं रहा है। लेकिन जो चुनाव प्रक्रिया का जो 1.5 महीने का जो समय था, उसी दौरान किस तरीके से चुनाव बदला और सबके सामने है जो 400 पार वाली स्थिति थी वो 240 के आते आते हाफ गई। तो उसी तरीके से मैं बता रहा हूं, मैंने चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो या अभी झारखंड का चुनाव हो, हर चुनाव में इस बड़ी बारीकी से देख रहा हूं। और मैं देख रहा हूं कि आखिरी के अंदर 15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर चुनाव के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। अब थोड़ा सा आपको मैं सिलसिलेवार बताता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली की जो वोटिंग पैटर्न है मैं उसके ऊपर आता हूं। जैसे देखेंगे आप 2020 का चुनाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 33.5% से लगभग 38% वोट मिला, यानी कि 5% उनका वोट बढ़ा। और उधर केजरीवाल जी का यानी आम आदमी पार्टी का 5% वोट गिरा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 के बाद में, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2015 का विधानसभा चुनाव हो, 2017 का एमसीडी चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2020 का विधानसभा चुनाव हो, या तमाम जो उसके 2014 के बाद के चुनाव को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम से मैक्सिमम 58% वोटों तक पहुंची है। यानी कि मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर 58% के लगभग भारतीय जनता पार्टी का टॉप स्कोर रहा है। और अभी 2020 का भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा का रेशियो है वो 38% के आसपास है। यानी कि मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 58% तक लोग ऐसे हैं जो स्वीकारोक्ति दे सकते हैं, लेकिन जो बचे 42% है वो किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक अगर वो वोट नहीं दिया है तो अब भारतीय जनता पार्टी को कोई कारण हो ऐसा मुझे नहीं लगता कि जो वो वोट देंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि 42% वोट एंटी बीजेपी वोट है। और जो 58 और 38 के अंदर जो 20% का अंतर है, तो धर्मराज जी मैं वोटों को 3 भागों में बांट रहा हूं। एक वो वोट जो 2020 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 38% मिला था, एक वो वोट जो 20% तो लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाता है, लेकिन विधानसभा या अन्य चुनावों के अंदर आकर के वो वापस वो अपनी पुरानी जगह स्विच कर जाता है। और एक वो 42% वोट जो भारतीय जनता पार्टी को कभी भी नहीं मिलता। तो अब इन चुनावों के अंदर देखने वाली बात यह है कि उस 42% वोट में से अगर कांग्रेस मान लीजिए कितने परसेंट वोट में सेंध लगा सकती, जो स्विंग वोट में कह सकता हूं उसको, उसके अंदर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ इस बार 5-7% वोट का रुझान लग रहा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी लोगों की दिखाई दे रही है। उन 20% की बात बता रहा हूं जिसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 43-44% तक पहुंच सकती है। और अगर जनता पार्टी 43-44% तक पहुंच सकती है तो आम आदमी पार्टी समझ लीजिए नेचुरली 47-48 पे आके रुक गई। अब यहाँ पे मामला आता है कांग्रेस के हाथ में। कांग्रेस अगर मान लीजिए अपने वोट 5%, 10%, 8% जो भी गेन करती है, जो मुझे करती हुई दिख रही है, उसका कारण
कारण ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मुखर होकर के, ज्यादा आक्रामक होकर आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है। आप देखेंगे अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करेंगे, इनके प्रवक्ताओं की बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को कम आक्रमण कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी पे इनका पूरा का पूरा आक्रमण है। और जिस तरीके से अब राहुल गांधी जी को इंडिया अलायंस के लोगों ने एक प्रेशर बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी जी जिस तरीके से अभी आखिर के 2-3 दिनों के अंदर उनका रवैया नजर आ रहा है, तो कांग्रेस ने सीधा सीधा निर्णय कर लिया कि इस बार करो या मरो की स्थिति से चुनाव लड़ना है। तो और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता इस बार मैदान में उतारे हैं, कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है। तो इस तरीके से मुझे लगता है चलिए ठीक है, 10% वोट गेन कर लेती है तो आम आदमी पार्टी की स्थिति खराब हो सकती है। बल्कि यूं कहें कि 2013 की जो विधानसभा है, लगभग वैसा सिनेरियो आपको नजर आ सकता है। मेरा मूल्यांकन है। बाकी रही बात, देखिए जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, यह मुद्दे हैं। देखिए धर्मराज जी, मैंने कई चुनावों को देखा और मैं ये चीज भी देख रहा हूं कि जो स्विंग वोट है उसी के अंदर कहीं ना कहीं शिफ्टिंग होती है इधर से उधर। चलिए ठीक है निरंजन पोद्दार साहब, कांग्रेस की दिल्ली इकाई तो सर उनका मूड हमें समझ में आ रहा है कि किस मूड पे जा रही है। क्या आप भी, क्योंकि आपने भी पूर्व में कांग्रेस की जो जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है आपने उसको अप्रिशिएट किया, क्या कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप अलग अलग वजहों से वो 1 और 1 2 बन रहा है, वो 1 और 1 11 जो बनना चाहिए राजनीति में, क्या उसमें कोई कमी देख रहे हैं आप? धर्मराज जी, देखिए जितनी मेरे को जानकारी है उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने भी कहीं ना कहीं अब अपना मन पक्का बना लिया है। और उसका कारण जो सुनने में आ रहा है कि अभी राहुल गांधी जी चंडीगढ़ एक किसी की मंगनी में गए थे, तो वहां पे जो पंजाब के नेता इकट्ठे हुए थे कांग्रेस के, उन्होंने राहुल गांधी जी को ये चीज समझाई है कि अगर आप दिल्ली के अंदर अगर आप अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी को वॉकआउट देंगे तो वो हमारे पंजाब के लिए भी घातक रहेगा, क्योंकि अगर दिल्ली केजरीवाल भी हार जाते हैं तो पंजाब फिर हम निकाल ले जाएंगे। यानी कि आने वाला जो पंजाब विधानसभा का चुनाव है वहां पे कांग्रेस की पुनः सरकार बनेगी। और रही बात इंडिया गठबंधन के जो बाकी के जो जिनके दबाव में राहुल गांधी जी इन चीजों में किंतु परंतु में थे, वहां पे भी लोगों ने एक चीज समझा दी कि या तो आप अपनी कैंडिडेट को हटा लीजिए, यानी कि दिल्ली प्रदेश की इकाई को हटा लीजिए, या फिर उनको हाथ बांध करके, अगर आप पीछे हाथ बांध करके उनको लड़ाई में छोड़ेंगे तो वो केवल और केवल मार खाने के लिए आप उनको भेज रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आपका जो कैडर है, कहीं ना कहीं जो आपका बचा खुचा जो भी जमीन है, वो और आपकी जो है वो 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद में समाप्त हो जाएगी। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी अब समझ लीजिए पिछले 2 दिनों से वो भी आक्रामकता की स्थिति में आ रहे हैं। और मैं आपको अभी जो बात कह रहा था, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आने वाले 15-20 दिन के अंदर आप देखेंगे धर्मराज जी कि ये चुनाव बहुत रोमांचक स्थिति में जाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर प्रकार प्लान कर रखा है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि जो आरएसएस जो जमीन के नीचे काम करता है उसको तो आप एक साइड में कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी संगठन से जो चुनाव लड़ रही है, इनके जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार भी लड़ती हुई दिखेगी आपको। मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से आप पिछले 3-4 दिनों के अंदर आप प्रक्रिया देख रहे हैं, चाहे वो सीएजी की जो रिपोर्ट है उसका लीक हो जाना कहें, चाहे जिस तरीके से ईडी को बीच में परमिशन चुनाव के दौरान केजरीवाल जी के ऊपर वाद चलाने के लिए परमिशन देने वाली बात है, तो इस तरीके के घटनाक्रम केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय और एलजी हाउस से आपको निरंतर दिखेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब अरविंद केजरीवाल जी जो एक ईमानदार छवि के साथ जो राजनीति में आए थे और कहीं ना कहीं 2020 तक या 2020-21 तक उनके वो एक बड़ा कवच था उनके शरीर के लिए कि कोई उनके ऊपर कुछ भी कहे, लेकिन उनका कहा हुआ लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं ये बेचारी वाली स्थिति थी। आज लोगों के अंदर ये स्थिति है। 10 सेकंड और कहूंगा, हमारे यहाँ कहावत की जाती है धर्मराज जी की, झूठ का बोलने वाला और धरती का सोने वाला कभी कंजूसी क्यों बरतेगा। तो चलिए ठीक है सर, कंजूसी ठीक है निरंजन जी, कंजूसी तो कोई नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, देव मोहन सिंह साहब, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, रायतपन भारती जी, निरंजन पोद्दार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। बहस जरूरी है, आज बस इतना ही।